हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड कि किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर किस तरह से मोशन होता है। तो इसमें दो तरह के मोशन हम नॉर्मली देखते हैं। पहला जो केस ऑफ मोशन होता है उसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है चार्ज पार्टिकल की वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो बी होती है और जो वी होता है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट चार्ज पार्टिकल, एंड the magnitude of that magnetic field if both are perpendicular to each other। अगर जो हमारा वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर पार्टिकल की, उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वो क्या करता है, वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि वो एक सर्किल पाथ ट्रेस करता है। अब उसमें फोर्स कितना लगेगा, उसमें फोर्स वही लगेगा QVB, ठीक है। और ये जो QVB होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। जो ये QVB फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, उसमें एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में एक फोर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स होता है। अगर हमारा जो B है वो परपेंडिकुलर नहीं, ये वाला केस क्या था, जब हमारे V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, ना ही तो वर्क डन होगा, नो वर्क डन एंड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ना ही तो कोई भी वर्क डन होगा, वो जैसा है वैसे सर्कल ट्रेजेक्टरी में घूमता रहेगा। कोई भी वर्क डन नहीं होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और ना ही तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा जब V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि जब भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है तो फोर्स जो होता है वो हमेशा अंदर की तरफ लगता है। तो इसमें भी क्या होगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ये वाला केस था जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या हो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अभी जो केस हमने लिया था वो दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर हमारा कुछ ऐसा केस हो कि इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, तो किस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारी एक्चुअली में ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी। तो ये क्या है, ये हमारा B है और ये हमारा V है। तो हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड, मतलब जो V हमारा वेक्टर है, V क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, इसे हम इसके कंपोनेंट वेक्टर साइन थीटा कॉस थीटा में पैरेलल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इसके V1 और V2 से डोनेट कर दिया। अब इसमें क्या है, एक जो इसका कंपोनेंट वेक्टर है ये B के परपेंडिकुलर है, और एक जो कंपोनेंट है B का वेलोसिटी का वो इसके पैरेलल है। एक पैरेलल है तो एक परपेंडिकुलर है। अब जो केस हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो उसमें सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो होनी चाहिए, और दोनों के दोनों पैरेलल है तो ये आगे मूव करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता ऐसे है क्योंकि अब जो हमारा B और V है वो पैरेलल नहीं है और हमने वेलोसिटी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ लिया। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला केस है उसकी वजह से क्या होगा, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो होने की कोशिश होगी, मतलब एक सर्किल जैसा वो पाथ ट्रेस करना स्टार्ट करेगा जो हमारा चार्ज होगा। लेकिन क्या है, उसका एक वेक्टर जो है B के पैरेलल भी है, उस वजह से क्या होगा, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसमें एक हेलिकल मोशन प्रोड्यूस होगा, ऐसे ऐसे करके एक कंप्लीट जो सर्किल होगा वो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो नहीं बन पाएगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री क्रिएट नहीं हो पाएगी। इस तरह से आगे आगे करके ये इस तरह का मोशन करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें ये पार्टिकल ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जिससे अगर हम किसी पेन में लगे स्प्रिंग को खींच दें तो वो जैसी हो जाती है उस तरह का इसमें मोशन होगा, ये कहलाता है हेलिकल मोशन। अब अगर हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन को ड्राइव करके देखें तो ये जो हमारा mv² बाई आर, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है,
और क्यू वी बी क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो अगर हम इन दोनों के इक्वल रखें तो हमें क्या मिल जाएगी कि कितनी रेडियस का सर्किल एक्चुअली में बना है। और जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा एम होगा, उतना बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि आर क्या है, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम v को अब मतलब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन कर दें, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2πv। तो 2πv, यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, तो इससे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2πv जो होगा वो QB/m के इक्वल हो जाएगा। अब हर एक टर्न को लेने के लिए, सर्कुलर पाथ प्रेजेंट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, और वो जो टाइम होता है वो 2π/ω के या तो फिर 1/v के इक्वल होता है। अब बात आती है कि एक्चुअली में पिच क्या होता है। द डिस्टेंस मूव्ड along the magnetic field in one rotation is called pitch। पिच क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में उस पार्टिकल को रखते हैं, तो जो वो पार्टिकल होता है एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब कि वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, अब वो पूरा रोटेशन करेगा, एक पूरा सर्कुलर पाथ प्रेजेंट करेगा। उस एक पूरा सर्कुलर पाथ प्रेजेंट करने के लिए उसको टोटल कितनी डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस वो स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक मूव करके आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.3, इसमें क्या करना है, रेडियस पूछी गई है और इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, चार्ज दिया गया है, स्पीड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है, और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। तो ये आर वाला फॉर्मूला लगा के, फिर उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला लगा के, इस तरह से फर्दर ऑन एक दो फॉर्मूला लगा के हमें इसका जो है सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। अब मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसमें हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मोशन होता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड में किस तरह से जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका मोशन होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता टोटल फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या है कि हमने इसे वेक्टर वाइज ले लिया है। इसमें क्या है, इसमें 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वेलोसिटी की, एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है उस चार्ज में वो जीरो होता है। अब जब चार्ज जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो अनडिफ्लेक्टेड मूव हो जाता है। मतलब कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, और उस वक्त ऐसी वेलोसिटी जिसमें इनका कोई भी मोशन नहीं होता उसे हम वेलोसिटी सिलेक्टेड कहते हैं। और अगर इन दोनों को हम इक्वल रख दें QE को और QVB को, तो V की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होगी E/V। तो E/V वो वेलोसिटी होती है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और कंबाइंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से अनडिफ्लेक्टेड मूव हो जाता है। अब ये जो टॉपिक है 4.42 साइक्लोट्रॉन, ये इस साल CBSE के सिलेबस में कटा हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बायो-सावर्ट लॉ। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लॉ है, ये है बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ में सबसे पहले क्या है कि बायो-सावर्ट लॉ में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से करंट एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हमने क्या किया है, काफ़ी लंबा सा वायर लिया है XY, जिसमें करंट क्या है I फ्लो कर रहा है, और उस पूरे वायर में हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये क्या है, dB है, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB है, और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है। ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी, dB होगी, और जो इसकी लेंथ है टोटल वो dl है। और ये जो अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है, मतलब ये पूरा हमारा वायर है,
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, जो पी हमारा पॉइंट है, वहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में हमारी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से और वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये जो करंट एलिमेंट है ये आर वेक्टर से जो एंगल सब्टेंड कर रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग एलिमेंट से प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू। जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁷ होती है, 10⁻⁻7 होती है। तो इसको अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो जो dB होता है, जो हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के dl इंटू आर के, जो वो स्मॉल एलिमेंट है उसके बीच का जो एरिया वेक्टर है, और अपॉन में होता है आर स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, एंगल के टर्म में डिफाइन करेंगे, तो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि कूलॉम्स लॉ और बायोट-सावर्त लॉ में क्या सिमिलैरिटी है। पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों आर स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं, दोनों में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहते हैं। दूसरा ये होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो स्केलर होती है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो वेक्टर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा स्केलर होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आई डी एल वो क्या होती है, वेक्टर होती है। अब अगली चीज़, the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and current element IDL. तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन, मतलब अगर हमारा जो सोर्स है और जो हमारा फील्ड पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो प्लेन जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, मतलब पूरा जो हमारा वायर है वहाँ से लेके किस पॉइंट तक हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, जैसे हमने इसमें पॉइंट पी लिया था जिसमें वो वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और करंट एलिमेंट होता है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सावर्त लॉ विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। तो क्या होता है, जो बायोट-सावर्त लॉ होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा कूलॉम्स लॉ होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब ये 4.5 ऐसा एक क्वेश्चन है, और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमें एक सिंपल सा वायर दिया गया, तिरछा मिर्छा एरा कैसा भी, तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। और ये वाला जो केस है ये है हमारा केस, सर्कुलर लूप हमें दिया गया, तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बायोट-सावर्त लॉ से हमें ये तो पता है कि हमारा डी कितना होगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, और ये जो सर्कुलर कॉइल हमारी रखी हुई है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। ये जो हमारी सर्कुलर कॉइल है ये वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। ये जो वाई जेड प्लेन है इसमें हमारे सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। तो कैसे है, ये हमारी सर्कुलर कॉइल है जो वाई जेड प्लेन में है, और ये इसका सेंटर है ओ, ये इसका सेंटर है ओ, और हमें इस पॉइंट पी पर पता लगाना है कि हमारी टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर हम नॉर्मल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस पे हमें पता करना है कि आखिरकार हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसके एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, तो क्या होगा अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट से, तो ऊपर भी उतनी होगी जितनी नीचे होगी। अब इस पॉइंट P से यहाँ पे हमने कोई स्मॉल एलिमेंट dl कंसिडर किया है,
क्योंकि उस वाले केस में भी हमने कि स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर किया था। तो ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट डी एल है उससे कितनी डिस्टेंस है इसकी आर है, और इसकी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली है, एक्स मान ली है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर जो हमारी वो लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे लग रही है। तो हमने इसका क्या किया है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट वो भी तोड़ के निकाल लिया है। तो अब इसमें क्या था, ये आर स्क्वायर हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस हम पीजीटी लगा के कर सकते हैं। इस आर स्क्वायर की जगह हम ये एक्स स्क्वायर लिख दें और जिसका रेडियस है आर स्क्वायर वो लिख दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया। अब ये जो हमारा डी बी है वो कैसे है, ना ही तो परपेंडिकुलर है और ना ही तो हॉरिजेंटल है, ये किसी एट एन एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से ये क्या, अपर एलिमेंट की वजह से, अपर एलिमेंट की वजह से क्या है, अपर एलिमेंट की वजह से एक ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो वेक्टर हमारा टूटा है ऐसे टूटा है और ऐसे टूटा है। ठीक, अब जो हमारी लोअर एलिमेंट है मतलब लोअर हाफ है उसकी वजह से कैसे टूटेगा, उसकी वजह से एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो टूटने के बाद ऐसे और ऐसे होगा। तो क्या होगा, ये जो हमारे ऊपर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही नीचे एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमने इसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो हमारा ऊपर का जो होगा और जो नीचे का होगा, मतलब कि जो इनके साइन वाले कंपोनेंट है ना वो सारे के सारे टूट के अलग हो जाएंगे, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ इनका कॉस वाला कंपोनेंट। ये कॉस वाला कंपोनेंट हर बार कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, तो वो दोनों केसेस में जुड़ता चले जाएगा। लेकिन साइन वाला कैसे, ऐसे और ऐसे है। ठीक है, तो साइन वाला जो होगा उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और कॉस वाला ही हमारा बच पाएगा। अगर हम कॉस की वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका हाफ मतलब 1/2। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि टोटल हमने इसी डायरेक्शन में कॉस थीटा वाले एंगल वाली डायरेक्शन में निकाल लिया कि कितनी एक्चुअल हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, कॉस थीटा लिखना चाहिए था, वहाँ पे हमने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। कॉस थीटा की वैल्यू हमने रख दी तो इतना आ गया। अब उसके बाद क्या है कि जो टोटल हमारा लूप है, कितना है, 2πr है। तो 2πr है ये, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 2πr करने के बाद क्या बचा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आई के। अब डायरेक्शन मतलब इसकी क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्शन नोट करते जा रहे हैं। अगर हम एक ऐसा केस नोट करें जहाँ पे हमें सेंटर ऑफ द लूप में निकालना, एक स्पेशल केस जहाँ पे हमें सेंटर ऑफ लूप में निकालना हो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, मतलब ये हमारा ऐसे हमारा लूप है और ये है, अगर हमें इस पॉइंट P पे निकालना है कितनी होंगी, तो ऐसे 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 हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x तो 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, म्यू नॉट आई 2r और आई क्या डायरेक्शन नोटेशन के लिए। अब हमें पता कैसे चले कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये राइट हैंड रूल है उससे हम फॉलो करेंगे, और जो हमें अंगूठा होगा अपना जो थंब होगा उसे हम करंट के डायरेक्शन में नोट करेंगे, और फिर उसके बाद अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे, और अगर वो ऊपर होगा नीचे होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे हमारे जो अंगूठा है, जो हमारा थंब है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट है। फिर इस बाद हम कर्ल फिंगर करेंगे, फिंगर कर्ल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं। उसके बाद इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पर बेस, ये एक क्वेश्चन दिया गया है 4.6 और उसी पर बेस क्वेश्चन है 4.7। तो और इसके अगला जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किट लॉ। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।